स्थानीय विधायक जो पिछले 45 साल में हुए हैं, उनने ये ठान लिया है कि यहाँ के लोगों को गरीब रखो ताकि ये बस सिर्फ हाथ जोड़ना सीखे, ये आंख में आंख डाल के बात ना कर सके। ये दोनों विधायकों ने ठान रखी है और इसी वजह से हमारा क्षेत्र सबसे पीछे है। मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ, मेरी पार्टी हमारे वोटर्स है जी। मैंने हर घर को विजिट किया है, हर क्षेत्र में विजिट किया, मैंने ट्यूबवेल्स तक भी विजिट किया। इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक घर ऐसा नहीं जिसपे मैंने विजिट ना किया हो, किसी भी गांव का जी। और लोगों ने भारी स्नेह है, अच्छा समर्थन मिल रहा है और भयंकर समर्थन दे रहे हैं। और लोगों ने ये पक्का ठान लिया है किसी भी कीमत पे अब की बार 45 साल वाले विधायक नहीं होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे डॉक्टर भूप सिंह को हम लेकर आएंगे, ये उनका फाइनल फैसला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और एक बार फिर से बैठे हैं आज हम एक राजनीतिक चर्चा करने के लिए। और जिस प्रकार से हम आपको विधानसभा चुनाव 2024 की अपडेट्स दे रहे हैं अलग अलग जगह पर जाकर, उसी क्रम में आज हम यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर भूप सिंह यादव जी के यहाँ पर, जो एक वेटनरी डॉक्टर रहे और डिप्टी डायरेक्टर भी रहे पशुपालन विभाग के अंदर, और काफ़ी अचीवमेंट्स इन्होंने अपनी जो सेवा दी है इस डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की। और उसके पश्चात जो है, जैसे ही रिटायर आए उसके पश्चात इन्होंने घोषणा की कि अब ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे महेंद्रगढ़ से, और काफ़ी चर्चा में रहे। जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट की उसके पश्चात जो है इन्होंने जो अपने विधानसभा के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों का जो डोर टू डोर जो प्रोग्राम होता है वो किया। और अभी आपने भी अपने घर पर इनको, अपने दरवाजे पर, अपने ड्राइंग रूम में इनको देखा ही होगा। तो डॉक्टर भूप सिंह यादव से जो है ना हम आज चर्चा करने वाले हैं कि विधानसभा 2024 को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, और भी अन्य बहुत सारी बातचीत करेंगे इनके जो है ना व्यक्तिगत जो जीवन है उसके बारे में भी, और राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में भी। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पॉइंट पर। नमस्कार शमशेर भाई, आपको और आपके सभी साथियों को जी, और दर्शकों को सभी को। तो डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर और अब एकदम से सीधा राजनीति में, तो ये कैसे विचार बना? ऐसा शमशेर भाई, राजनीति में तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट बहुत रहा है जी। मैं एचयू में जब पढ़ता था तब भी मैं छात्र नेता रहा, काउंसलर रहा, इलेक्टेड वहाँ पर। तत्पश्चात जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा ज्वाइन किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा 10 साल तक, और उसके बाद मैं इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का और कार्यकारी प्रधान भी हरियाणा वेटनरी एसोसिएशन का रहा। तो इसलिए राजनीति में तो मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था। शुरू से ही आपका इंटरेस्ट था और आप इसमें वापस आ गए, राजनीति में वापस आ गए सेवा के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे डॉक्टर थे तो वेटनरी डॉक्टर थे, पशुपालन विभाग में? पशुपालन विभाग में मैंने बेसिकली एज ए वेटनरी सर्जन ज्वाइन किया और एज ए डिप्टी डायरेक्टर में रिटायर हुआ हूँ। और भिन्न भिन्न जिलों में, रोहतक में, झज्जर में, भिवानी में, दादरी में, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में मैंने कार्य किया। अच्छा, आपने जहाँ पर कार्य किया वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कि कुछ जैसे पशु हॉस्पिटल और कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कुछ खास बात? हाँ, ये बात सही है आपकी। जिस भी जगह मेरी पोस्टिंग रही वहाँ विभाग की सभी अचीवमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही, क्योंकि मैं एक पशुपालक के घर में पैदा हुआ और मेरे को पशुपालकों से और पशुओं से बहुत ज़्यादा प्यार था। और इसी कड़ी में मैंने ये देखा कि जब मैं किसी भी जगह होता था तो पशुपालक दूर से पशु को लेके आते थे, रास्ते में पशु छुटा के भाग गया, कुछ लोग गिर जाते थे, किसी को चोट लग जाती थी, और उस पशु का भी इलाज नहीं हो जाता था, बल्कि एक मरीज और एक्स्ट्रा तैयार हो जाता था कि रोड पे चलते टाइम, पशु बुलाते टाइम उस आदमी को या उस औरत को भी चोट लग गई। तो इसलिए मैंने ठानी कि जहाँ मैं पोस्टेड हूँ उस क्षेत्र में सभी गाँव में पशु चिकित्सालय खोले जाए। और इसके लिए मैंने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा का होते हुए मैंने लोगों को आश्वासन दिया कि मैं आपका ये काम करके दूंगा। और उस समय के दौरान जब मैं पाली में पोस्टेड था, जीवीएच पाली, अपने क्षेत्र का बाबा जयराम दास पाली के, तो वहाँ पे मैंने जितने भी गांव थे उस हॉस्पिटल के नीचे सभी में फुल फ्लैज वेटनरी हॉस्पिटल खुलवाए। और आप देख सकते हैं कि पाली के चारों तरफ चाहे जाट है, चाहे गुर्जट है, चाहे पालड़ी पनियारा है, चाहे भगडाना है, सभी में वेटनरी हॉस्पिटल आज। पालड़ी पनियारा का भी आपने जिक्र किया, तो इसमें तो मुर्रा मतलब विलेज भी बनाई अपने आप। हाँ, ये इस जिले का एकमात्र ऐसा गांव है जो मुर्रा विलेज है, और राष्ट्रीय मैप पर ये गांव अक्सर देखा जाता है क्योंकि यहाँ की मुर्रा भैंसें हैं वो वर्ल्ड फेमस है। इवन आप ये देखेंगे जो हमारे हरियाणा स्टेट के, हमारे यहाँ के पशुपालक थोड़ा सा सजावट
कम कर पाते हैं पशुओं पे। लेकिन जब हरियाणा स्टेट के अंदर जो चैंपियंस पशु बने हैं, उनमें से कुछ पशु पालड़ी पनियारा गांव से भी गए हुए हैं, जो अच्छा। कि दूसरे जिलों के पशुपालक यहाँ से खरीद के ले गए और वो जो है कि चैंपियन बने। डॉक्टर थे आप, लेकिन उस समय दूध प्रतियोगिता भी होती थी, ये भी? हाँ, दूध प्रतियोगिताएं आज भी हो रही हैं, लेकिन मुझे जुनून था पशुपालकों के लिए कुछ करने का। और ये अक्सर आपने देखा होगा, जहां मेरी पोस्टिंग रही, महेंद्रगढ़ जिले की पहली दूध प्रतियोगिता पाली गांव में जब मैं पोस्टेड था, तो मैंने पाली से शुरुआत की। जी। महेंद्रगढ़ जिले की सबसे पहली काफ रैली जब मैं पाली में था तो पाली गांव में हुई। सरकार की भी ये नीति रहती थी और उनको ये बात पर भरोसा रहता था कि डॉक्टर भूप सिंह जहाँ पोस्टेड है ना, वहाँ डिपार्टमेंट की स्कीमें लागू करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कर सकते हैं। जुनून था मेरे को काम करने का, और इसीलिए हमने पालड़ी पनियारा गांव जब मेरी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दी पाली से, पाली में हमने बहुत दूध प्रतियोगिताएं लगाई, लेकिन तत्पश्चात पालड़ी पनियारा गांव में मुझे पोस्टिंग दे दी। और पालड़ी पनियारा में हमने दिन रात इस पे काम किया, ब्रीड सुधार पे। जब तक मैं उस गांव में रहा, मैंने बुल नहीं रखने दिया। गांव वाले मेरी बात को माना उन्होंने, और उन्होंने बुल नहीं रखा। हमने 10 साल लगातार उस गांव में कोई बुल नहीं रखने दिया, और सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान का तरीका अपनाया, और उससे नस्ल सुधार हुई। और पालड़ी पनियारा गांव को मुर्रा विलेज बनाने में भी कामयाब है। और न केवल पशुपालकों को करोड़ों रुपए के इनाम मिले, बल्कि उनकी भैंसों की कीमत भी 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई। जो भैंस अक्सर 1 लाख रुपए में बिकती थी, पालड़ी पनियारा गांव में 8-8, 10-10 लाख की भैंसें बिकती हैं, आज भी बिक रही है और उस टाइम भी बिक रही थी। जी। फिर उसके बाद आप, ये तो आपके जैसे कैरियर से संबंधित बातचीत रही, आपका मतलब कैरियर छात्र नेता से शुरू होकर डिप्टी डायरेक्टर तक आप गए, बहुत अच्छी बात रही। बाकी फिर आप रिटायरमेंट आए 31 अगस्त 2023 को शायद। हाँ, हाँ, हाँ जी। उसी दिन राजनीतिक घोषणा भी कर दी कि विधानसभा के चुनाव लड़ने। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार वापस आ जाते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर, हाँ जी। कि अगर बात करें शिक्षा, बच्चे, परिवार, तो कौन क्या क्या करता है, कैसे कैसे? अच्छा, मैं तो खुद वेटनरी डॉक्टर हूँ, जी। और मेरी शिक्षा जो है कि नानकवास गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू होते हुए, दोंगड़ाही हाई स्कूल से गुजरते हुए, डीवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से गुजरते हुए, और हिसार यूनिवर्सिटी HU हिसार जो वेटनरी कॉलेज है, उससे होते हुए मैंने डिग्री प्राप्त की। जी। और मेरी पहली जॉब जो थी वो डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव का, स्मॉल डेयरी सूरत में जी। कोऑपरेटिव सेक्टर है, वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से मैंने पहला वेटनरी सर्जन ऑफिसर, वहाँ वेटनरी सर्जन को वेटनरी ऑफिसर बोलते हैं डेयरी में, वेटनरी ऑफिसर की ड्यूटी ज्वाइन की। करीब मैंने 1 साल वहाँ काम किया। तत्पश्चात हरियाणा गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने वेटनरी सर्जन दुब्बड़दन बाजरा गांव है, जो उस टाइम रोहतक जिला होता था, उसमें मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मेरा कैरियर चला जी। और उस तत्पश्चात मैं कंटिन्यू रहा इस विभाग में। 34 साल से अधिक तक मैंने 34 साल 2 महीने का जॉब किया। मैडम जो है कि मेरी जो अर्धांगिनी है सरला यादव, वो CDPO रही है महिला एंड बाल विकास विभाग में। और बेटा, बड़ा बेटा सिविल इंजीनियरिंग से महेंद्रगढ़ जिले का पहला छात्र है जिसने PhD सिविल इंजीनियरिंग से की है। और उसकी बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं। अभी रिसेंटली वो सेंट पीटर्सबर्ग में अपना पेपर प्रेजेंट करके आया, हंगरी में UN कॉन्फ्रेंस में। वो बहुत सारी जगह उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। उनकी वाइफ है, वो PhD कर रही है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपाली से। छोटा बेटा सिविल सर्विसेज में है, और आजकल जो है ना कि वो दमन में पोस्टेड है। अच्छा। हाँ, और उनकी वाइफ है वो MD मेडिसिन से है, और वो हमारे क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद विजेंद्र सोराण जी हैं, DO साहब, उनकी बेटी है, और हमारी पुत्र वधू जी। और एक छोटी पोती है, अब घर में लाडली। ये परिवार है पूरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा भाई मेजर सूरत सिंह को भी आप सब जानते होंगे, क्षेत्र के जाने माने सर्जन, सबसे पुराने सर्जन। और मेरा जहाँ तक ऐतिहासिक, मेजर सूरत सिंह ने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ को जितना योगदान दिया शायद ही किसी ने दिया। सरबती हॉस्पिटल जो है मेजर सूरत, डॉक्टर मेजर, है ना? तो चलिए अब राजनीतिक चर्चा करते हैं खास तौर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से हमारे यहाँ पर 45 सालों से 2 नेता हैं खास तौर पर, जिसमें पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री जो हैं रामविलास शर्मा जी, और साथ में वर्तमान विधायक रावदान सिंह जी भी हैं। 5 बार 4 बार टर्म्स के हिसाब से हम 45 साल कह लें, वो भी हैं। अन्य बहुत सारे विधायक हैं। तो फिर डॉक्टर भूप सिंह यादव को क्या जरूरत पड़ी कि वो विधानसभा में आए और चुनाव लड़े? देखो, विधायक तो इस क्षेत्र के 2 ही हैं। आपने अन्य विधायक भी बोले, विधायक के कैंडिडेट हो सकते हैं, अन्य उम्मीदवार हो सकते हैं।
मिस्टेक हो विधायक जाती है, ह्यूमन एरर है। विधायक यहाँ पे रामविलास शर्मा जी 5 बार रहे, दान सिंह जी 4 बार भी रहे यहाँ पर। जी। विधायक बनाने में क्षेत्र के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अक्सर लोग 1 या 2 मौके पर अपनी कमियां पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक को हमने 4 बार विधायक बनाया, एक को हमने 5 बार विधायक बनाया। लेकिन शमशेर जी, आप तो खुद पत्रकार हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, क्या हालत आपके शहर की? टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवर, सिविल हॉस्पिटल में न अल्ट्रासाउंड है, न सीटी स्कैन है, न MRI की सुविधा है, न स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ऐसे हॉस्पिटल क्या काम आ रहे हैं, आप और बताइए। हॉस्पिटल्स के सेक्शन को तो आप अच्छे से समझते हैं। हाँ, भाई आप एक हॉस्पिटल डॉक्टर है तो हाँ, हॉस्पिटल बहुत के अच्छे से सेक्शन समझते का, हैं। क्योंकि परिवार में हम 15 डॉक्टर, हमें, मेरे परिवार में हम स्वयं, जी। मेरे सहित 15 डॉक्टर हैं। और आप ये देखेंगे जब ये पेशा हमारा मतलब एक तरह से खून का एक पेशा हो गया है। बेटे भी, बहुएं भी सब डॉक्टर हो रहे हैं, भाई भी डॉक्टर हैं, भतीजी भी डॉक्टर है, चचेरे भाई हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं, मतलब ऐसे करके भाई, मेरे कजन ब्रदर्स भी डॉक्टर हैं। तो हम काफ़ी सारे डॉक्टर हैं ये पेशे में। अब क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर गरीब हो गए हैं, कारण बेरोजगारी। हमारे क्षेत्र के बच्चे सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई IMT नहीं है। IMT न होने की वजह से यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, और दूसरे स्थान पे बच्चे जो करने के लिए जाते हैं तो वो पेरेंट्स से कट ऑफ हो जाते हैं, और बहुत कम बच्चे ही घर से दूर जाके जॉब कर पा रहे हैं या स्कोर कर पा रहे हैं। यहाँ कम सैलरी पर भी वो बच्चे काम करके घर आ जाते, तो उनका कुछ खर्चा कम हो जाता और उनको जॉब में कामयाब होती। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज की भी जरूरत है। तो हॉस्पिटल्स में अब दूसरी जगह हम देखेंगे कि अब ये जो इनकम ग्रुप हो गया बगैर जॉब वाला, लो इनकम ग्रुप में जाएगा। ये सैलरी है नहीं इनके पास में, जॉब है नहीं, इनके पेरेंट्स जो किसान थे वो भी इनकी एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि उनके पास अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। अब हमें इलाज कराने कहाँ जाना पड़ता है? हमारे नियरेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे गुड़गांव, जहाँ बड़ी फैसिलिटीज है। लेकिन हाँ, वहाँ के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? आपका बिल आएगा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, मतलब करोड़ों तक के आपको बिल आते हैं इलाज के लिए। महेंद्रगढ़ जिले का आप मेरे को 5 आदमी बता दो जो ये करोड़ों रुपए के बिल सहन कर सकते हैं। 5 आदमी बता, सिर्फ वो ही आदमी सहन कर पाएगा, या वो मजबूरी है उन लोगों की कि वो अपनी जमीन जायदाद प्लॉट बेच करके इलाज करवा रहे हैं। तो यदि हमारे महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में ये सब सुविधाएं हो तो बहुत कुछ हो जाए। और यदि यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए तो यहाँ के लोग सक्षम हो जाए, वो गुड़गांव में जाके इलाज करवा पाएंगे। लेकिन ऐसा हो ही क्यों? अब हमारे बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में मर जाते हैं कि महेंद्रगढ़ से गुड़गांव जाते टाइम रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हाँ, गुड़गांव, यदि यही सुविधा हो तो हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। गुड़गांव के अलावा जैसे अगर दूसरे ऑप्शंस पर जाएं तो PGIMS हो गया आपका रोहतक में या फिर जयपुर में, ऐसी सूचनाएं भी मिलती रहती है कि रास्ते में दम तोड़ दिया, हाँ, जयपुर नहीं पहुंच पाए या फिर रोहतक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोहतक यहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा, जयपुर यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूर के लिए एक तो टाइमली एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पाती आदमी को। हॉस्पिटल ये नहीं, पेशेंट है तो आप सीधा लिफ्ट कर लोगे उसको, एक एम्बुलेंस का इंतजाम करोगे, फिर आप महेंद्रगढ़ आए इलाज करने के लिए, आपके पास जेब में पैसे नहीं है, और यहाँ के आदमी के पास पैसे भी नहीं है, वो किसी से मांग के लाएगा पैसा इलाज कराने के लिए। इस समय भी समय निकल जाता है 1-2 घंटे का, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है वो रास्ते में दम तोड़, हाँ, वो नुकसान होता ही होता है, नुकसान होता है। इसके अलावा भी मतलब आपको कहीं कुछ कमी लगती है? हॉस्पिटल्स का तो मैंने बताया आपको, ऐसे सतनाड़ी हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल कोई सुविधा नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया ना कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके के लिए। और हम IMT जो है कि ये सरकार भी कह रही है कि हम IMT बनाएंगे, पीछे वाले भी 2011 वाले लोग भी कह रहे थे IMT बनाएंगे, लेकिन शमशेर जी आप भी खुडाना गांव में जाते हो, आज तक 1 इंच जमीन भी HSIDC के नाम ट्रांसफर नहीं है। दूसरी बात, जब जमीन ही ट्रांसफर नहीं हुई तो क्या आप हथेली पे IMT बनाएंगे? हाँ, फिर तो बेस ही नहीं है। आप कहते हैं रास्ते के लिए जमीन नहीं है, अरे आपने 152D बनाया है, इतना लंबा चौड़ा, लाखों एकड़ जमीन एक्वायर कर लिया आपने, एक IMT के लिए 5-4 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही है, किसी किसान को पैसा देना पड़ रहा है तो दीजिए, आप वो काम करिए ना जो लोगों को सुविधाजनक हो। भविष्य में कंपनियों से भी तो लिया जाएगा IMT जब होगी तो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल पूछा आपने। इसी IMT में जो पंचायत से फ्री में या बहुत नॉमिनल चार्जेस पर गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करेगी,
उसके कई कई लाखों करोड़ों के जो है ना कि प्लॉट काटेगी, सरकार को इनकम होगी। वहां जो इंडस्ट्री लगेगी वहां पे जीएसटी मिलेगी सरकार को। जो मटेरियल खरीदेंगे लोग फैक्ट्री बनाने के लिए उस पे जीएसटी देंगे, गवर्नमेंट को इनकम होगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इनकम, प्लस में कई हजार बच्चों को रोजगार, जिसमें Employment। सरकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, आप ये देखिए, सरकार की कोई इन्वेस्टमेंट, कंपनी आएंगी वो करेंगे अपना रोजगार। लेकिन तो स्थानीय विधायक जो पिछले 45 साल में हुए हैं, उनने ये ठान लिया है कि यहाँ के लोगों को गरीब रखो ताकि ये बस सिर्फ हाथ जोड़ना सीखे, ये आंख में आंख डाल के बात ना कर सके। ये दोनों विधायकों ने ठान रखी है और इसी वजह से हमारा क्षेत्र सबसे पीछे है, आप देख सकते हैं। तो पिछड़ेपन का टैग हमारे क्षेत्र के साथ हमने आप एक बेरोजगारी, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रही है। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। हरियाणा के किसी भी जिले में पानी का उत्पादन नहीं होता। हरियाणा को हिमाचल के पहाड़ों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से हरियाणा के हिस्से के नाम से पानी मिलता है। चाहे वो हुड्डा गवर्नमेंट रही हो, चाहे खट्टर साहब की रही हो, चाहे भजन लाल जी की रही हो, XYZ और किसी की भी रही हो। 22 हिस्सा हमारा पानी का बनता है या नहीं बनता? तो बनता है, बनता है, आप भी जानते हैं। लेकिन दिया नहीं जा रहा है। और दिया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जिन्होंने भी हरियाणा विधानसभा में पैरवी की वो लोग ले गए। हमारे दोनों लोगों ने कभी पैरवी नहीं की और यही कारण है कि आज हमारे खेत सूख गए। आप देखिए यहाँ का क्या दुर्भाग्य और यहाँ के लोगों का, और क्या कसूर मैं कहूँ कि यहाँ के ट्यूबवेल सूख गए। 1,000 फीट बोर तक पानी नहीं है। उसके बाद जब 1,000-1,500 फीट पानी नहीं मिला, किसान ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, सरकार का कोई योगदान नहीं उसमें। उसके बाद यदि पानी लग भी गया तो वो केबल भी लाएगा, मोटर भी लाएगा अपने पैसे की, और भी दूसरे इक्विपमेंट्स लगने उसमें, स्टार्टर है या जो भी है जी, खुद के पैसे के लगाएगा। फिर वो मोटर कभी जलेगी तो भी उसके पैसे से रिपेयर होगी, और उससे पहले एक और 10 लाख रुपए से ऊपर एस्टिमेट इसका आएगा। प्लस में आपको बता दिया जाता है जी मेरे 4 पोल लगेंगे, तो 4 लाख रुपए जमा करा, तुम्हारे एस्टिमेट्स हैं, इतने तार और इतने खंबे तुम्हारे लगेंगे। अब यमुनानगर से झज्जर तक का किसान आ जाए और पलवल से लेकर के डब्बावाड़ी तक का किसान आ जाओ, सबके खेत में पानी फिरता है। हाँ, बिल्कुल। उनके ट्यूबवेल्स यदि कभी बनाएंगे वो तो रिजर्व रख रहे हैं पानी को जमीन के नीचे। यदि उनको कभी बनाना भी पड़ा तो उनके तो सैकड़ों साल के लिए पानी रिजर्व है और उनको फ्री में पानी मिल रहा है। न उनको मोटर जलती है उनकी, न उनको बिजली जाती है उनकी, क्योंकि सभी नहरें हॉटलाइन से जुड़ी होती है, और न ही फवारा पंप सेट वगैरह कुछ नहीं खरीदना होता। 1 घंटे के लिए नहर की मोरी खोलते हैं, किला भर गया, 2-2 फीट पानी खड़ा कर लेते हैं, जीरी उगाते हैं। हमें पीने का पानी नहीं। आपको देखा होगा हुड्डा साहब के टाइम में सालावा से एक अलग नहर और निकाल, जो हमारे क्षेत्र के लिए पानी आने की संभावना थी, जो आगे बढ़ सकता था। हम यदि पैरवी करेंगे आगे तो बढ़वाएंगे भी कि वहां से एक नहर झज्जर के लिए और निकाल दी अलग से, आपका पानी कट हो गया है। हमारे आगे कुछ स्थानीय विधायक वगैरह हैं, कुछ नेता हैं, वो वही हुड्डा साहब की गोदी में ही बैठते हैं जाकर के। आप बताइए आप क्या हो रहा है यहाँ पर? आपकी पैरवी कौन करेगा जब आप ऐसे विधायक ऐसे बना रहे हैं जो आपकी पैरवी ठीक से नहीं करते वहां पर? तो लोग तो परेशान हैं, इसलिए हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो पीछे जो विधायक या मंत्री रहे ये पैरवी अच्छे से नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक से पैरवी नहीं तो ये पानी तो आपके 22 हिस्सा तो 2 भाई भी घर में है ना, अलग होते हैं, और घर में 2-4 भाई हैं तो दोनों को एक देते हैं उनके पेरेंट्स, एक बेटा तू ले ले, एक तू ले ले। बिल्कुल। यहाँ 22 हिस्सा कहाँ दिखा दीजिए आप। 22 क्या, फिर 90वें हिस्से की अगर हम बात करें विधानसभा के अकॉर्डिंग तो उसमें भी गड़बड़ है। वो तो गड़बड़ पाएगी, मैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख लीजिए आप, उसके हिसाब हमारे जिले की विधानसभा में कहीं ना कहीं आगे तक पानी चला गया, यहाँ फिर भी कहीं ना कहीं कमी है अपने आप में। चलो वो तो मैं कहूँ, मैं तो अपने क्षेत्र जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ मैं उसकी बात करूं तो भी ठीक है, और उनके लिए गया है तो भी हमें फायदा है। हमें एक फायदा है, कम से कम वहां पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कम से कम वो पानी पी लेंगे। लेकिन आप ये तो देखिए ना, ट्यूबवेल सूख जाता है 4 साल 5 साल बाद, और किसान को दोबारा से वही 15-20 लाख रुपए कर्जा लेकर के यही बैंकों में, सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में लोग गुठा लगा रहे हैं, प्राइवेट सेठों के यहाँ गुठा लगा रहे हैं,
पैसा लेते हैं उधार और फिर ट्यूबवेल बनाते हैं, और जी। अल्टीमेटली क्या होता है, जब ऊपर जाना दे पाता है किसान तो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाता है। जी। दूसरा आप ये देख रहे होगे, आप तो मैं बता रहा था 2-2 फीट पानी खड़ा कर रहे हो खेतों में, आपके यहाँ पे ढाढोत है, सोला है, मांडोला है, जयपुर है, उस्मापुर वाला इलाका है, इधर आप चले जाओ गढ़ी खुडाना तक, और सभी गांवों में पीने तक का पानी नहीं। आप सिंचाई तो भूल जाइए, आप अल्टीमेटली क्या होगा, आप जैसे राजस्थान के लोग यहाँ माइग्रेट होके आए थे ना काम की तलाश में और पानी की तलाश में, आपको माइग्रेट होना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई है। तो यहाँ मतलब जैसे कैसे बदलाव आ सकता है? तो फिर बदलाव तो नहरें बने सभी खेतों में और सभी गांवों के लिए, जैसे अन्य जिलों में हम भी टैक्स देते हैं। हमारा जिला तो नहरें पड़ी है, कई जगह तो पानी नहीं पहुंचा, इस तरह की सिचुएशन पानी कई सालों तक नहीं कई पहुंचा। सालों तक पानी पहुंचाया नहीं गया, पहुंचा नहीं, ये बात नहीं कह सकते, पहुंचाया नहीं गया, ये कहिए आप। पहुंचाया ही नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चाहते तो वहां से पंप करके पहुंचाया जा सकता था, बहुत आराम, क्योंकि जब नहर बनी है तो स्ट्रक्चर तो था ही, स्ट्रक्चर है भी और पानी पहुंचाया जा सकता है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी कि आगे हमारा जीवन जो टिका है वो पानी पे टिका है जी, हमारा यहाँ बच्चों का भविष्य टिका है तो रोजगार पर टिका है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य टिका है तो हॉस्पिटल पे टिका है जी। इन चीजों के बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, एक आप यहाँ देख रहे हैं महेंद्रगढ़ शहर है, मेरा जहां तक ख्याल हिंदुस्तान में इससे बैड कंडीशन का शहर नहीं होगा एक भी। आप मतलब इवन किसी गांव में भी चले जाएंगे ना, वहां भी साफ सफाई ठीक मिलेगी, वहां पे सीवर सिस्टम भी ठीक मिल जाएगा आपको, या वहां की सड़क ठीक मिल जाएगी आपको। कुछ तो यहां से बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता मैं उनको, लेकिन इस शहर से अच्छी मिल जाएगी आपको। और जिम्मेदार कौन है इसके लिए? सरकार। और कौन होगा? और कौन होगा? सरकार होगा। अब कह रहे हैं कि मैंने तो अभी पीछे वहां के यहाँ के जो चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट पढ़ी न्यूज़पेपर में, वो कह रहा कि मैं काम नहीं करा पा रहा और अगले 2 महीने में यदि मैं नहीं करा पाए तो मैं आई हैव टू रिजाइन। सरकार का आदमी है, बीजेपी से चुनाव लड़ करके प्रधान बना चेयरमैन, ठीक है, और सरकार का आदमी ये कहे कि मैं काम नहीं करा पा रहा, कितनी शर्मनाक बात। सही बात है। कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? ये हमें बहुत गंभीर रूप से देखना चाहिए। ओपोजिशन का भी चेयरमैन होता तो कह देते भाई उसको काम करने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तो सरकार के पक्ष का चेयरमैन। तो मतलब शहर के अंदर भी अव्यवस्था है अपने आप में, बहुत भयंकर अव्यवस्था है। और ट्रांसपोर्टेशन का देख लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गरीब आदमी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मूव करेगा। आपकी देखिए सब डिपो का क्या हाल है, सब डिपो बन गया है, बस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बन तो पता नहीं क्या गया, बिल्डिंग तो बहुत सारी है, कई साल हो गए स्टार्ट ही नहीं हुआ वो। नहीं, सब डिपो शमशेर जी बसों से बनता है। सही बात, बिल्डिंग से नहीं बनता है। बिल्डिंग से नहीं बनता। अब बसें खरीद लाएंगे, वो बिल्डिंग भी करोड़ों की जर्जर होती जा रही है, वापस उसको देख रेख नहीं हो रही है, इस वजह से। हाँ बिल्कुल होगी। ऐसे तो हम जो है ना अपने कपड़े को भी खुट्टी पे टांग दे कुछ दिन, वो भी मैला हो जाता है। यहाँ का तो वो फिर होना ही था जी। सरकारी सिस्टम का तो आपको पता ही है। फिर जो है ना कि जब आदमी अपॉइंटेड नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए तो कौन देखभाल, हम अपने घर में तो देखभाल कर लेंगे, सरकारी बिल्डिंग का तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, क्योंकि हम टैक्स देते हैं उनको इस काम के। सही बात। तो आप जो उम्मीदवारी कर रहे हैं वो किसी पार्टी से संबंधित प्रेरित है या फिर आप निर्दलीय ही? मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। मेरी पार्टी हमारे वोटर्स है जी। मैंने हर घर को विजिट किया है, हर क्षेत्र में विजिट किया, मैंने ट्यूबवेल्स तक भी विजिट किया। इस महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक घर ऐसा नहीं जिसपे मैंने विजिट ना किया हो, किसी भी गांव का जी। और लोगों ने भारी स्नेह है, अच्छा समर्थन मिल रहा है और भयंकर समर्थन दे रहे हैं। और लोगों ने ये पक्का ठान लिया है किसी भी कीमत पे अब की बार 45 साल वाले विधायक नहीं होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे डॉक्टर भूप सिंह को हम लेकर आएंगे, ये उनका फाइनल फैसला है। अच्छा, अपन मान लीजिए आ जाते हैं एक विधायक के तौर पर, चुन लिए जाते हैं जनता के द्वारा, जनता प्रेम दिखाती है, वोट करती है, उसके बाद आप चुन लिए जाते हैं, तो ऐसे कौन से विकास कार्य होंगे जो आपके मैनिफेस्टो में शामिल हैं या फिर जिनको आप प्राथमिकता देंगे? मेरे मुख्य जो है, सबसे पहला है मेरा IMT खुडाना का निर्माण हो और बच्चों को रोजगार, युवाओं को, सबको पहला, ताकि हर परिवार संपन्न। दूसरा मेरा है कि नहरी पानी का हरियाणा में जो उपलब्ध पानी है अभी फिलहाल, उसका समान बंटवारा हो ताकि हमारे हर खेत में पानी आए और हमारे ट्यूबवेल्स भी ना सूखे और हमारा किसान भी हरियाणा के अन्य जिलों की तरह 4-4 फसल यहाँ पर उगाए साल में, वो भी समर्थ हो। तीसरा मेरा है यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, वो
जैसे कि उसमें सुविधाएं हो, सीटी स्कैन, एमआरआई और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, ताकि किसी भी गरीब आदमी को इलाज के अभाव में ना रहना पड़े। सही बात। और अगला है, यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी पेंजांगला शौर्य वीर में जो हमारे शौर्य वीर हैं उनके याद में एक स्मारक स्थापित करवाना, पेंजांगला शौर्यवीर स्मारक जी, ये जरूर से जरूर हम करवाएंगे। ये हमारे क्षेत्र का, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली बेल्ट है, और उन्होंने उस टाइम वो युद्ध लड़ा 1962 में, जब हमारे सैनिकों के पास न जूते थे, न चद्दरें थी, न जर्सी थी, न हथियार थे, और उसके बाद भी चीन के सैनिकों को हमने मार भगाया था और अपने क्षेत्र को बचाया था। आज सरकार की हालत यह है कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो कि शौर्य स्मारक बनना है, उसके लिए जमीन तक यहाँ की सरकार उपलब्ध नहीं करा रही। और ये नहीं, ये डिमांड पिछले 20 साल 25 साल से चल रही है जी। मैं ये नहीं कह रहा ये विधायक नहीं दिवा रहा या वो विधायक नहीं दिवा रहा। मैं यदि विधायक बना तो जो रेजेंगला शौर्यवीर है उसके लिए स्मारक जरूर बनवाएंगे। तो इन विकास कार्यों के साथ आप मतलब अभी जो है ना लोगों के पास जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो चुका है। डॉक्टर साहब से और भी बातचीत करेंगे अगले किसी इंटरव्यू में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाकी इनके किसी कार्यक्रम के अंदर मिलेंगे। और आपको विधानसभा 2024 के जो ये चुनाव होने वाले हैं, आगामी जो चुनाव हैं, इनसे संबंधित खबरें दिखाते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने इतना जो समय दिया है, डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद शमशेर जी, आपका भी और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी जी। और मैं ये चाहूंगा कि सभी दर्शक अब की बार इस बात पर ध्यान दे लें कि आपको बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, और इसीलिए मेरा नारा भी यही है अब की कि यही समय है सही बदलाव का। इसके अलावा आपको कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। ये मौका आपने गंवा दिया तो आने वाली पीढ़ी, जो आपकी जनरेशन नई आ रही है बच्चों की, और जो बेरोजगार रह जाएंगी, तो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब की बातों से आप कितना सहमत हैं वो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी विधानसभा चुनाव 2024 में महेंद्रगढ़ से कौन रहेगा अग्रणी, ये भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय देकर बताएं। और विधानसभा 2024 के जो चुनाव हैं, इससे संबंधित कौन सी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं, और किस प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइव या फिर किसी इंटरव्यू में या फिर किसी जो सामाजिक या राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो देख पा रहे हैं, वो भी बताएं। बाकी इस तरह खबरें आपके लिए और भी लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।